बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों का मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर मैं 8 विधानसभाओं से दोनों ही पार्टियों के जिस भी पार्टी का कोई प्रतिनिधि दावा अपना पेश करना चाहे उनको मैं लेकर आता हूं। और आपने देखा कि आज तक यह कार्यक्रम मजबूत दावेदारी के साथ में जनता में बड़ा लोकप्रिय हो रहा है। आज जिस शख्स को लेकर मैं आपकी अदालत में पेश हो रहा हूं वो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत जाना पहचाना नाम। अजमेर जिले की राजनीति के अंदर एक सशक्त दावेदार और मजबूत योद्धा के रूप में जिसका नाम हमेशा अजमेर लेता रहा वो है प्रद्युम्न सिंह जी। प्रद्युम्न सिंह जी, आपका इस अदालत में स्वागत है। आप अपना दावा पेश करेंगे और दावे के साथ में मैं आपके साथ हमेशा आपके वकील का वकील बनकर रहूँगा। आप पेशे से क्योंकि वकील हैं, लेकिन आपकी फितरत के अंदर जो है वो दूरदर्शिता है, आपकी लड़ाकापन है। आप जिस तरीके से मार्शल रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, एक कार्यकर्ता के रूप में भी, एक राजनेता के रूप में भी, अपने समाज में जिस तरीके की आपने नेतृत्व दिया समाज को, वो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ बात में ये बता दूं कि ये परिवार राजनीतिक परिवार है। प्रभा ठाकुर जी के आप ब्रदर हैं और अलग से प्रभा ठाकुर के अलावा भी अगर देखा जाए तो इनकी राजनीतिक एक मापदंड अलग है, इनका आसमान अलग है। ये बहुत छत से आसमान को देखते हैं, खिड़कियों में से आसमान देखने वाले प्रद्युम्न सिंह नहीं हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे सबसे पहला ये सवाल करूंगा प्रद्युम्न जी कि आप अपने विषय में क्या सोचते हैं? आप क्या हैं? किस तरीके से आपने परवरिश ली और किस तरीके से राजनीतिक इस युद्ध को लड़ा आपने और आप योद्धा कहलाए? देखिए, मैंने गांव में रहते हुए पढ़ाई लिखाई की। मेरे पिता आरएस ऑफिसर थे जी, लेकिन गांव में पुरखों की खेती बाड़ी थी जी, और बहुत सारी खेती बाड़ी थी। तो मेरे पिता को ये लगता था कि आने वाले समय में ऐसे कानून बनेंगे कि जो ज़मीन को बाएगा जोतेगा वही उस ज़मीन का मालिक बनेगा। तो उन्होंने मुझे 11वीं पास की मैंने 16 साल की उम्र में, और मेरे पिताजी ने मुझे गांव लाके छोड़ दिया। क्योंकि छोटा भाई बहुत छोटा था, 7 साल छोटा था, और मेरे बड़े भाई साहब बहुत साल पहले घर छोड़ के चले गए थे 10वीं क्लास में, और उनका पता नहीं था कि वो ही इज़ ए डेड और अलाइव। तो मेरे पिताजी ने मुझे गांव छोड़ा। गांव मैंने अपनी खेती बाड़ी संभालते हुए अध्ययन किया। साइकिल पे किशनगढ़ जाते, वहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में LLB हमने गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से की। तब मोटरसाइकिल मिल गई हमें, तो हमने खेती भी संभाली और ये भी संभाला जी। मीनवाइल हमारी बहन राजनीति में आ गई, कांग्रेस पार्टी में, और उन्होंने कहा कि भाई मुझे उम्मीद है कि टिकट मिलेगा मुझे कांग्रेस से, तुम लोग मेरी मदद करो, मेरे भाई हो। और बस उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में आ गए जी, और आज तक चल रहे हैं। बहन जी MP बन गई जी, उनके MP बनने तक साथ रहे। एक चुनाव उन्होंने विधानसभा का भी लड़ा किशनगढ़ से, राम मंदिर की लहर थी, वो हार गए। संगठन के भी चुनाव हुए, हमने उसमें भी हासिल जीत की, और लास्ट में उनके साथ तक बने रहे। वो लोकसभा का चुनाव जीत गए और MP बन गए। और इस दरम्यान मैं संगठन का कार्यकर्ता रहा और संगठन में लगातार काम करता रहा। MP बनने के बाद जी उन्होंने अपना रास्ता अलग चुन लिया और मैं अपने संगठन के कार्य में लगा रहा। संगठन के अंदर क्या क्या जिम्मेदारियां आपको मिली? मैं यूथ कांग्रेस के अंदर, जब KC बिश्नोई अध्यक्ष थे जी, तब मैं संगठन मंत्री था जी। यूथ कांग्रेस में जिला महामंत्री भी रहा, प्रदेश में संगठन महामंत्री भी रहा। उसके बाद मैं देहात जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता बना। उसके बाद DCC में इलेक्ट होके लगातार 5 बार इलेक्ट हुआ, और 1 बार महामंत्री और 4 बार उपाध्यक्ष रहा। अभी मैंने वर्तमान उपाध्यक्ष हूँ जी जी। किशनगढ़ बार का अध्यक्ष भी रहा। जिला परिषद सदस्य 95 में किशनगढ़ से मैं अकेला जीता 2500 वोटों से। तो आप तो जुझारू व्यक्तित्व के रहे हैं प्रद्युम्न जी, और आप इस बार इलेक्शन के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि दावेदार के आपको विधायक बन जाना चाहिए था किशनगढ़ का आज से 15 साल पहले। उसके बारे में यूँ है सर, ये एक भाग्य की बात है, और भाग्य भगवान की कृपा ही भाग्य है जी। 95 में
मैं जिला परिषद का सदस्य इलेक्टेड हुआ किशनगढ़ से, इकलौता। जी। और जिला परिषद में कांग्रेस दल का मैं नेता था। किशनगढ़ बार एसोसिएशन का अध्यक्ष था। दोनों ब्लॉक अध्यक्ष मेरे साथ थे, राधेश्याम ईनानी, राधेश्याम जी वैष्णव। और जिला कांग्रेस का मैं महामंत्री था। उसके बावजूद मेरा दावा सशक्त था और मैंने कहा, और किशनगढ़ के दोनों ब्लॉक अध्यक्ष ने प्रभा जी को कहा, प्रभा जी पार्लियामेंट में एमपी बन गए थे मेरे बनने के बाद, कि भाई क्यों नहीं आप प्रद्युम्न सिंह जी को टिकट दे देते हो, बनिस्पत के किसी और को दे रहे हो। तब उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उनको मन में कोई भी विचार आया होगा, वो उनकी अपनी इच्छा है। विचार तो मैं समझता हूँ प्रद्युम्न जी यही आया होगा कि परिवारवाद वाला, कि लोग ये कहेंगे यार लोगों के हकों को मारकर और अपने भाई को दे रहे हैं। ये हो सकता है कि ये ही हो। प्रसंगवश एक बात मैं बताऊंगा। हाँ जी। उस वक्त में तत्कालीन विधायक माननीय आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ साहब हुआ करते थे जी। मैं उनका बहुत रिगार्ड करता आया हूँ, आज तक करता हूँ जी। उनके प्रति मेरे हृदय में विशेष श्रद्धा है जी। उन्होंने कहा उस वक्त प्रभा जी को कि ये इज नॉट ए पैराशूटर, अगर इसको टिकट मिलता है, मैं मांग रहा हूँ टिकट, मुझे नहीं मिल रहा है, और अगर इन्हें मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये पात्र हैं, डिजर्व करते हैं। बट प्रभा जी को शायद ऐसा लगा होगा कि परिवारवाद वाली बात बिल्कुल वही आप है। फरमा रहे हो, ये हो मैं सकता है। समझता हूँ प्रभा जी क्योंकि साहित्यकार रही हैं और वो बहुत संवेदनशील रही हैं और वो इन रिश्तों की उसको बहुत नाजुकता को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। हो सकता है कि ये अधिकार जो आपका हनन हुआ, मैं इसको अधिकार का हनन करूंगा, वरना परिवार और योग्यता अलग अलग बात होती है। अगर आदमी कोई योग्य और परिवार का भी सदस्य है तो वो उसको पार्टी को मतलब ये नहीं सोचना चाहिए और रिश्तों को और परिवार को अलग रखना चाहिए, आदमी की योग्यता को। अब देख लीजिएगा कि अगर आप उस समय आप इलेक्शन जीत जाते और वो बन जाते, विधायक बन जाते, तो आज आपको दावेदारी नहीं करनी पड़ती। और दावेदारी के अंदर सबसे बड़ी बात प्रद्युम्न जी जो है वो ये है कि आप दावेदारी इस उम्र में जब आप आकर कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब एक पूरा लंबा अंतराल आपने बिना विधायक बिना नेतृत्व के काट दिया और अब जाकर आप नेतृत्व के लिए मांग रहे हैं और उसमें भी इतना कंपटीशन है। आप देखिएगा आपके यहाँ तो किशनगढ़ के अंदर तो आप मेरी बात को समर्थन देंगे। मैं समझता हूँ कि जातिवाद का जो इक्वेशंस है, समीकरण चल रहे हैं जो वो इतने हावी हैं कि हर पार्टी नया बदलाव लाने के पहले सोचती है, डरती है, प्रयोगशाला में जाने से डरती है। और पिछली बार भी यही हुआ, इस बार भी यही हुआ, अगली बार भी यही। तो आप क्या सोचते हैं इस जातिवाद का, जो किशनगढ़ के पीछे जो जातिवाद रहा वो किस तरह से हावी रहा? देखिए साहब, जातिवाद एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और ये रहेगा, इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों की तादाद ज़्यादा है जी, जिस जाति की तादाद ज़्यादा है, निश्चित रूप से ज़्यादा है, उसका उन्हें बेनिफिट मिलता भी है और कहीं मिलना में वाजिब है, मिलता है तो मिलना भी चाहिए जेन्युइनली। अगर कोई योग्य है और उसके बहुसंख्यक है तो इस बात का पहले भी लाभ मिलता था, आज भी मिलता है जी। लेकिन किशनगढ़ में पिछली दफ़ा आपने देखा होगा जी कि हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी, बिल्कुल हो गई, नंदराम जी थाकन की, और निर्दलीय नाथूराम जी सनोदिया जो एक्स MLA 2 बार रह चुके थे, लगातार 2 बार हार गए, उन्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय खड़े हुए, उनकी भी जमानत जब्त हो गई थी। और भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट जाट हुआ वो भी हार गए। और सुरेश टांक जो वर्तमान में विधायक हैं, जिनके 700 ही वोट होते हैं ऐसा वो बता रहे थे, हाँ सच है ये बात। लेकिन उसके बाद पूरी जनता में ध्रुवीकरण हो गया, जाट और नॉन जाट, जी, उसका लाभ उन्हें मिल गया और वो चुनाव जीत गए। मैं चूंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मेरा बेस है कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी। वही पार्लियामेंट के चुनाव में जो प्रभा जी के वक्त में उस चुनाव का भी प्रमुख संचालक मैं ही हुआ करता था, जिसने कि पूरे जिले का चुनाव संभाला। जी जी, हमने एक ही चीज की, सब कांग्रेसियों को एक किया। हर विधानसभा क्षेत्र में ग्रुप है, एक ग्रुप है, कहीं 2 हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं जी। कोशिश की कि सबको साथ लें। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस जब साथ हो जाती है तो फिर कोई भी कार्यकर्ता हो वो चुनाव जीतता है, वो फिर पार्टी जीतती है, संगठन जीतता है। जी जी, तो मेरा भी थीम है, अगर पार्टी चुनाव लड़ने का अवसर देती है, टिकट देती है, तो कांग्रेस जनों को संगठित करके और चुनाव जीतेंगे। और इस बात का मुझे यकीन है कि निश्चित रूप से जीतेंगे। प्रद्युम्न जी, आपने एक सवाल
अचानक खुद ने ही कर लिया और खुद से कर लिया और आपको पता भी नहीं चला कि आपने एक सवाल कर लिया है कि पार्टी एकता से अगर चलेगी, संगठित होकर चलेगी तो पार्टी चुनाव जीत जाएगी। लेकिन आप ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कि चाहे अजमेर हो, चाहे ब्यावर हो, चाहे मसूदा हो, चाहे पुष्कर हो, चाहे किशनगढ़ हो, सब जगह कांग्रेस की जो स्थिति है संगठनात्मक रूप से वो संगठित नहीं हो पा रहे हैं। अगर संगठित हो जाए तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, हालात बदले हैं। जो स्थितियां आज से 4-6 महीने पहले थी जी, वो अब नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले आपसी कटुता और थोड़ा सी दूरियां ज़्यादा थी जी, लेकिन इन 2 महीनों में, पिछले 2-3 महीनों में ऐसी समीकरण बने हैं कि कटुताएं दूर हुई हैं, आपसी सामंजस्य बढ़ा है, ऊपर के स्तर पे भी, नीचे के स्तर पे। प्रद्युम्न जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखूंगा, ऊपर तो हो गए जी। हैं, ऊपर तो बिल्कुल आप जो इशारा कर रहे हैं वो मैं इशारे में कह रहा हूँ, दोनों व्यक्ति जो हैं, दोनों ध्रुव हैं, वो अब नजदीक आते नजर आ रहे हैं और बहुत मजबूती से आ रहे हैं। और बल्कि अजमेर के अंदर आकर अगर सचिन पायलट ये कहते हैं कि कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक गुट है जिसके अंदर खड़के है, सोनिया है, बस वो गुट है। सही कह रहे हो। अगर उन्होंने ये बात कही ना तो वो सोच समझ के कही है। अब तक तो वो भी एक गुटबाज के नेतृत्व कर रहे थे, दूसरे का अशोक जी कर रहे थे, लेकिन इस समय आपने कहा पार्टी के हालात बदले। लेकिन परेशानी प्रद्युम्न जी ये है कि ऊपर की जो एकता है वो नीचे की जड़ों तक अभी नहीं पहुंची। अभी भी यहाँ तो तेजाब डल रहा है। अजमेर प्रॉपर के अंदर आप देख लें कि जिस तरीके से कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आरोपित, कभी पिटने के मुकदमे, कभी पीटने के मुकदमे, कभी वाद दायर, कभी कुछ दायर, और आना जो कुछ चल रहा है, क्या आप ये नहीं सोचते कि ऊपर वाले लोगों को, अपने इन पार्टी के समर्थकों को ये कहना चाहिए कि भैया संगठित हो जाओ, जब हम एक हो गए तो तुम भी एक हो जाओ, और जिसको टिकट मिलेगी वो लड़ेगा इलेक्शन। इस बात से हम सहमत हैं, है ना? आप सहमत हैं तो आप कह भी रहे फर्क पड़ा है। पहले के कंपैरिजन में कटुता कम हुई है। बिल्कुल सही है। अब आप ये सोचते हैं कि अगर किशनगढ़ के अंदर आपको टिकट दिया जाता है तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आप किशनगढ़ के लिए ऐसा क्या करना चाहते हैं जो अब तक नहीं हुआ हो? बहुत सीधा सा सवाल है। क्या योजना है आपका, क्या एजेंडा है कि आप किशनगढ़ का किस रूप से देखना चाहते थे, जो आप 20 साल 30 साल से लगे हुए हैं राजनीति में, और आपका लग रहा है यार मैं हो जाऊं, एक बार मुझे आ जाए, मौका ले दिया जाए तो मैं किशनगढ़ को ये कर दूंगा, तो आपके दिमाग के अंदर क्या है? सर, किशनगढ़ धीरे धीरे काफ़ी तरक्की कर रहा है जी। किशनगढ़ में करने को और भी बहुत है जी। किशनगढ़ बहुत बड़ा टेक्सटाइल पार्क का हब बन सकता है जी, उसकी पूरी संभावना है जी। पहले वहाँ ये प्रयास हुए, 2 टेक्सटाइल पार्क भी बने जी, लेकिन पानी एक फैक्टर है जी। कि पानी की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में नहीं है, तो किशनगढ़ को पानी से जबरदस्त जो पिछड़ा है, पानी की प्रचुरता हो जाए तो किशनगढ़ भी टेक्सटाइल हब बन जाए, सेरेमिक हब बन जाए। वहाँ पर पत्थर बहुत निकलता है आसपास में, सेरेमिक पत्थर निकलता है, टाइल्स का बड़ा उद्योग जो मोरवी में लग रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग, वो सारे किशनगढ़ में लग सकते हैं। जी। किशनगढ़ बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति ला सकता है औद्योगिक क्षेत्र में, उसके लिए प्रयास करें। तो आप, इसका मतलब यह है प्रद्युम्न जी, आपका ये सपना है कि ये जो आप सोच रहे हैं वो बने और पानी की प्रचुरता हो, और पानी की प्रचुरता के लिए अगर आप विधायक बनते हैं तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि पानी जो कहीं से भी, चाहे वो इंटरकनेक्ट, वो जो ग्रिड सिस्टम हो जाए नदियों का या किसी भी तरीके से, और पानी बहुतायत में यहाँ पहुँचे ताकि इसका विकास। तो आप विधायक बनने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता ये होगी कि पानी, किसी भी तरीके से पानी की बहुतायत वहाँ पहुँचे ताकि वहाँ विकास हो सके, है ना? बाकी और शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं, इस दृष्टि से आप क्या सोचते हैं? अजमेर के अंदर और किशनगढ़ और अजमेर पास पास में ही है, इसकी दूरियां खत्म हो जाएं, ये एक ही बन जाए जी। सब स्टेशन की जैसे बड़े शहरों में, बिल्कुल, और एक बड़ा हॉस्पिटल, एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल जी, जैसा जोधपुर में बना, वैसा एक किशनगढ़ में बने, उसका लाभ पूरा संभाग ले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अस्पताल, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपने बताया कि एक अस्पताल आप कोशिश करेंगे कि आप जब विधायक बनते हैं तो आप सबसे पहले ये करेंगे पानी, सेकंड प्राथमिकता रहेगी स्वास्थ्य, और तीसरी क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? तीसरी प्राथमिकता किशनगढ़ के अंदर अच्छे कॉलेजेस, शिक्षा का। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकारी महाविद्यालय नहीं है, बड़ा महाविद्यालय बन जाए, हाँ जी, जहाँ पे स्त्री शिक्षा, पुरुष दोनों, उसका लाभ मिल जाए शिक्षा के क्षेत्र में। प्रद्युम्न जी, मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि आपके किशनगढ़ के अंदर जो
युवा पीढ़ी है उसके लिए रोजगार के अवसर जो हैं वो नहीं है, और जो रोजगार के अवसर है वो स्थानीय नहीं है। स्थानीय लोगों को बाहर रोजगार के लिए जाना पड़ता है, और बाहर बिहार, उत्तर प्रदेश और वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ, और उससे अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपराध का ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है? चतुर्वेदी साहब, वो रोजगार के अवसर जब वो इंडस्ट्रीज अब तेजी से आगे बढ़ेगा जी, तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। और जब रोजगार स्थानीय लोगों को मिलता है तो बाहर से बिहारी, बंगाली, ये क्राउड थोड़ा कम हो जाएगा आना जी। और वैसे भी जब इंडस्ट्रीज बढ़ती है तो थोड़े बहुत अपराध तो बढ़ते हैं। बढ़ते हैं ये सीधी सी बात से, लेकिन आप उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करें। उसके लिए अच्छे पुलिस अधिकारी रहे, अच्छी मॉनिटरिंग हो, अच्छी क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं वो पेट्रोलिंग हो, बिल्कुल, जिसकी की वजह से उस पर अंकुश लगे। हाँ, अच्छा, दूसरा एक नशे का भी आपका किशनगढ़ का है, तो नशे के लिए आप क्या नशा बढ़ा है इन दिनों में? ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ युवा पीढ़ी के अंदर नशे का कारोबार बढ़ा है। गाँव में भी लोग शराबबाजी ज्यादा कर रहे हैं, शहर में भी ऐसा हुआ है। तो सर ये तो एक वो चलन है, या तो कानून के माध्यम से रोका जाए या सामाजिक अवेयरनेस की जाए। तो सामाजिक अवेयरनेस पर ध्यान देंगे, वो ज्यादा जरूरी है। कानून से ज्यादा सामाजिक अवेयरनेस है, ये है। और क्या सोचते हैं आप कि आपका दावा जिससे मजबूत हो कि आप अगर होते हैं? दूसरी बात है कि आप अगर एक कड़वा सवाल भी पूछ लूँ, जब मीठे सवाल मुझे, वो ये है कि अगर आपको विधायक की टिकट नहीं मिली तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे या किस तरीके से क्या करेंगे? देखिए सर, मैं व्यक्तिगत रूप से जो आपसे निवेदन आज यहाँ कर रहा हूँ, यही मेरे पुख्ता विचार है। हम पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं, बरसों से एक ही काम है कि भाई पार्टी में जिसको टिकट मिले, चाहे वो शख्स कोई भी हो, हम उसकी मदद करें, जितनी ऊर्जा उतनी मदद करें, अपने बूथ से जिताएं, अपनी पंचायत से जिताएं, अपने क्षेत्र से जिताएं। हमें टिकट नहीं मिलेगा, जिसको भी टिकट मिलेगा उसी का स्वागत करेंगे और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे मन से उसकी मदद करेंगे। और हमारा मकसद यही रहेगा कि एक आदमी जीत गया तो हमने कांग्रेस की सरकार बना दी, हम वहीं तक सीमित हैं। वो अगर एक जीतता है तो हम समझेंगे कि हमने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई, और अगर वो आदमी नहीं जीतता है किसी भी कारण से तो हम दोषी हैं, हमारी वजह से सरकार नहीं बनी। क्या बात है, क्या बात है। तो ये है प्रद्युम्न सिंह जी, जिनका जज्बा आपने देखा कि वो पार्टी को समर्पित योद्धा हैं, बहुत अच्छे योद्धा हैं, युद्ध लड़ते रहे हैं, अपनी लंबी लड़ाई लड़ी है इन्होंने, अपने वजूद के लिए लड़ी है, पार्टी के लिए भी लड़ी है, और कई मोर्चों पर उन्होंने वकीलों की भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ, लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन इनका एक जज्बा, जिसको मैं सलाम करता हूँ, वो सलाम करने वाला जज्बा है कि वो पार्टी के संगठित कार्यकर्ता हैं, और वो कहते हैं कि अगर कोई भी हो, अगर जीतता है तो प्रद्युम्न सिंह जीतेगा, हारेगा तो प्रद्युम्न सिंह हारेगा, और उसके लिए वो हर संभव कोशिश करते रहेंगे। तो ये हैं प्रद्युम्न सिंह जी, जिनका दावा आपकी अदालत में पेश किया गया। मुझे यकीन है कि उनका दावा आप तक पहुंचेगा, जनता तक पहुंचेगा, उस राजनीतिक दल तक पहुंचेगा जिनके लिए आप अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं प्रद्युम्न जी आप आए, आपको टिकट मिले, आप जीतें, और चुनाव जीतने के बाद फिर एक बार मैं आपका इंटरव्यू लूँ और आप कोशिश करूँ कि आपने जो बात कही थी यहाँ दावे के साथ में, उनके ऊपर मैं बात करूँ कि आप ये दावा करके गए थे, अब इन दावों को पूरा करो। तो दोस्तों आज इतना ही, कल फिर नए दावेदार के साथ सुरेंद्र चतुर्वेदी फिर आपकी अदालत में पेश होगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।